नमस्कार दोस्तों, केएम आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जो डिटरमिनेंट है यानी कि सारणिक वाला चैप्टर है नहीं, अब हम मैथ पढ़ाएंगे आपको इस वाली क्लास के अंदर, क्योंकि मैथ की क्लास हमने पिछले 3-4 दिनों में नहीं लिए, तो आज हम मैथ पढ़ाएंगे। उसके अंदर हम 4.6 प्रश्नावली के अंदर आ चुके थे। अब 4.6 प्रश्नावली के अंदर क्वेश्चन दो टाइप से आते हैं हमारे। कौन कौन से टाइप से आते हैं? एक तो देखो इस वाली समीकरण आती है, मतलब कि ये x और y दो के गुणक आते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो ही आते हैं, सिर्फ मतलब कि x के गुणक आते हैं, y के गुणक आते हैं और एक अचर पद आता है। और बाकी अगर एक दूसरा टाइप होता है जिसमें z के भी गुणक आते हैं और फिर अचर, तो वो तो सेम ही रहेगा। तो मैं आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी पूरी प्रश्नावली इन्हीं पर आधारित है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को देख लीजिए और वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। हमें क्वेश्चन दे रखा है, अब इस वाले ये दे रखा है क्वेश्चन की निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। हमें दो समीकरण दे रखी होंगी या फिर हमें तीन भी दे रखी होगी। तीन वाला मैं अगले वाले मतलब उदाहरण नंबर 28 में करवाऊंगा, बाकी इस वाले में दो समीकरण दे रखे हैं। अब ये जो समीकरण है उसको हम एक प्रकार से इस प्रकार से लिख सकते हैं, इन समीकरणों को हम लिख सकते हैं कि ax बराबर b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि a यहाँ पे क्या है, एक व्युत्क्रम में हुआ है। अब व्युत्क्रम में हुए होने के कारण इसको ax बराबर b के रूप में लिख सकते हैं। अब जो a है, a देखो इधर ये a की पावर 1 है ना, अब इसको a को मैं इस तरफ पक्षांतरण करूंगा तो ये किस में बदल जाएगा, a इनवर्स में, यानी कि हो जाएगा x बराबर a इनवर्स b, ये वाला हो जाएगा। अब मेन जो हमारा जो सूत्र होता है ना, वो हमारा यही होता है कि x बराबर a इनवर्स b। इसी के थ्रू हमारे जो जितने भी क्वेश्चन है ना 4.6 के अंदर, वो सारे क्वेश्चन इसी सूत्र पर आधारित है। बाकी कोई अन्य सूत्र नहीं है। हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इसमें a इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा और b ज्ञात करना पड़ेगा। सॉरी, ये a इनवर्स हमें ज्ञात करना पड़ेगा, b में दे रखे होगा और a भी दे रखा होगा, और x है वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा, यानी x में जो x और y के मान आएंगे वो डिफाइन करना पड़ेगा। अब सबसे पहला डाउट तो हमारा ये है कि ये x a और b ये आएगा कहाँ से, तो इससे हम कैसे याद करते हैं। तो ये देख लो, जैसे ये वाले जो x और y के जो दोनों गुणक है उन दोनों को हम लिख देते हैं। जैसे ये देखो 2, 5, 3 और 2, ये वाली कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये वाली a मैट्रिक्स होगी। यानी जो x और y दोनों के गुणक होते हैं ना, वो होते हैं a मैट्रिक्स के अंदर आते हैं। तो देखो इधर x का गुणक 2 है और नीचे कितना है, 3 है। फिर इधर y का गुणक इधर 5 है और नीचे कितना है, 2 है। ये वाली होगी हमारी a मैट्रिक्स। अब इसके बाद में अब b मैट्रिक्स कौन सी होती है, b मैट्रिक्स जो अचर हमें दे रखे होते हैं ना, उससे बोलते हैं b मैट्रिक्स। यानी कि जो अचर ये वाले ना 1 और 7, ये होगी हमारी b मैट्रिक्स। तो b बराबर का हमारा क्या जाएगा, 1 और 7, ये वाली हमारी होगी बी मैट्रिक्स। अब हमें कौन सी मैट्रिक्स डिफाइन करनी है, अक्स, ये मैट्रिक्स डिफाइन करनी है। तो ये वाली मैट्रिक्स कहाँ से आएगी, अब ये देखो ये जो अक्स और वाई या जेड कितने भी दे रखे होंगे, आपको 3 ही दे रखे होंगे, या फिर अक्स दे रखा होगा, वाई और जेड या तो 3 दे रखे होंगे, या फिर अक्स और वाई 2 दे रखे होंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें 2 दे रखे हैं, तो इसको हम एक मतलब कि जो स्तंभ के रूप में लिख देंगे एक मैट्रिक्स बनाकर। जैसे अक्स मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी अक्स और वाई। अगर हमें जेड और दे रखा होता तो इस प्रकार से आ जाता, ओके। तो लेकिन इसमें जेड नहीं दे रखा है, इसमें ओनली एक्स और वाई दे रखे हैं, तो इसको हमने स्तंभ के रूप में बनाकर इस प्रकार लिख दिया। अब ये तीनों मैट्रिक्स आपको डिफाइन करना समझ में आ गया ना, कैसे हम इसको ज्ञात करते हैं। तीनों मैट्रिक्सों को ए मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, एक्स और वाई के गुणकों को यानी कि हम लिख देंगे मैट्रिक्स के रूप में बनाकर, तो हो जाएगी ए मैट्रिक्स। और जो अचर पद होते हैं ना, कांस्टेंट पदों को हम लिख देंगे, तो ये हमारी हो जाएगी बी मैट्रिक्स। और उसके बाद में एक्स मैट्रिक्स कौन सी आएगी, जैसे मैं दे रखे हो ना ABCD वाले जो भी अक्षर दे रखे हो, उनको हमें स्तंभ के रूप में लिख देना है, ओके। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें 3 चीजें दे रखी है, अब इन 3 चीजों को हमें सूत्र के अंदर रखना है, और जो ये एक्स और वाई का मान है इनको डिफाइन करना है, वही क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण का हल आ जाएगा। तो अब इसको देखो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, सबसे पहले ए इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा। अब ए इनवर्स ज्ञात करने की मैंने आपको सीधी ट्रिक बताई थी, दोबारा बताइए तुम। ए इनवर्स ज्ञात करेंगे सबसे पहले, ए इनवर्स इज इक्वल टू, अभी देखो कैसे याद करते हैं बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो A11 और A22 पद होते हैं उन दोनों को इंटरचेंज कर दो, मतलब कि A11 पद की जगह पर तो A22 पद लिख दो और A22 पद की जगह पर A11 पद लिख दो। तो यहाँ पे तो दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम के सेम आ जाएंगे। अब इसके बाद में देखो, अब ये जो बच गए ना दोनों पद, इन दोनों को क्या कर दो, ये वाला जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ 2x2 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स के अंदर अप्लाई होता है। बाकी जो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उसके अंदर ये वाला जो सूत्र होता है वो अप्लाई नहीं होता है। तो ये वाला जो मेथड है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 2x2 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स के अंदर ही अप्लाई करना है। अब इसके बाद में देखो, अब ये जो 2 पद बच गए ना, इनको क्या कर दो, माइनस चिन्ह से गुणा कर दो, या फिर इनके चिन्ह बदल दो। अगर प्लस का है तो माइनस के कर दो, या माइनस का है तो प्लस का कर दो। तो इधर ये प्लस का है तो इधर हो जाएगा माइनस के 5, और ये वाला प्लस का है तो ये माइनस के 3 हो जाएगा। अभी आ गया हमारा ए इनवर्स। अब लेकिन ये पूरा कंप्लीट अभी नहीं आया है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग और देना पड़ेगा कितने का, यानी हमें देना पड़ेगा A11, A22
-11, सॉरी मैं आपको साइड में लिख के बता देता हूँ। इसमें भाग देना पड़ेगा हमें किसका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब सारणी का मान निकालते हैं ना, 2 × 2 ऑर्डर वाली जो डिटर्मिनेंट होती है, जैसे ये वाली, अगर ये वाली डिटर्मिनेंट होती हम इसका मान किस प्रकार निकालते हैं, सबसे पहले A11 और A22 पद को दोनों को गुणा करते, फिर माइनस का चिन्ह लगा के ये जो A12 और A21 पद इन दोनों को गुणा करते थे, तो हमारा क्या आता है, सारणी का मान आता था। उसी प्रकार से हमें किसमें देना है, इसमें भाग देना है। या फिर आप ऐसे मान लो, ये जो हमने निकाला ना, ये वाला मान, ये वाली जो मैट्रिक्स निकाली है, इसे बोलते हैं एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए में अगर हम एक के मापांक का भाग देंगे तो क्या जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। तो अब एक का मापांक कितना हो गया, देखो ये 2 × 2 कितने हो जाएंगे, 4, इन्हें सीधा लिख देता हूँ मैं, 5 × 3। ये वाला समझ में आ गया ना। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का चिन्ह लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसका भाग दे देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 15, तो आ जाएगा -11। तो ये माइनस चिन्ह में यहाँ पे ऊपर लगा देता हूँ, ये आ गया हमारा ए इनवर्स। अब जो ये ए इनवर्स का मान है वो हमें इस वाली समीकरण के अंदर रखना है और x और y का मान निकालना है, तो हमारे क्या आ जाएगा, समीकरण का हल आ जाएगा। तो अब इसे करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x मैट्रिक्स कौन सी है, ये x और y होगी, तो यहाँ पे लिख दिया x y। अब इसके बाद में देखो इज इक्वल टू हमारा जाएगा, फिर हम लिखेंगे कौन सी, ए इनवर्स मैट्रिक्स कौन सी है वो लिखेंगे, तो ए इनवर्स मैट्रिक्स लिख दो। तो ये हो जाएगी -1/11, 2 -5 -3 और 2। ओके, अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, ये बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स में दे रही है जो कांस्टेंट पद होते हैं उसके द्वारा, तो ये आ गई 1 और 7। अब क्या करेंगे, अब जो ये 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मल्टीप्लाई इस तरफ कर देता हूँ आगे। अब इन दोनों मैट्रिक्सों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई वाली जो मैंने, अगर आपको 2 मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई नहीं आता है तो आप मुझे जो मैट्रिक्स वाली वीडियो है ना मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे, तीसरे चैप्टर की वो सारी क्लासें आप देख लेना। उसमें ये फिर 4 नंबर की क्लास, अगर आपको ये वाला सीखना है ना, 2 मैट्रिक्सों को मल्टीप्लाई किस प्रकार से करते हैं, तो आप 4 नंबर की क्लास देख लेना। उसमें मैंने सारा विवरण दिया आपको किस प्रकार से आप 2 × 2 या 3 × 3 मतलब किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स उसका मल्टीप्लाई किस प्रकार याद करते हैं। अभी मैं डायरेक्ट करूँगा, तो आप देख लीजिए, अक्स और जिन्होंने कर लिया है वो डायरेक्ट कर लेते हैं। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इनका ऑर्डर लिखेंगे। तो ये है हमारी 2 × 2 ऑर्डर की, और ये हमारी 2 × 1 ऑर्डर की। अब क्या करेंगे, अब देखो ये वाले, देखो ये इसका, यानी जो पहली मैट्रिक्स होती है उसके अंदर स्तंभों की संख्या, और जो दूसरी मैट्रिक्स होती है इसमें पंक्तियों की संख्या, ये दोनों को क्या करेंगे, देखेंगे कि ये सेम है या अलग अलग है। तो ये दोनों सेम आ रही है तो इन दोनों को तो छोड़ देंगे, बाकी जो बच गया उनको लिख लेंगे। वो क्या बन जाएगी, हमारी जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो बन जाएगी। तो ये वाली हमारी कितनी बनेगी, जो नई वाली जो मैट्रिक्स हम दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी वो कितने ऑर्डर की बनेगी, 2 × 1 ऑर्डर की बनेगी। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं, सबसे पहले पहली पंक्ति लेंगे, उसको स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले स्तंभ से। उसके बाद में दूसरा स्तंभ तो है नहीं इसके अंदर, तो फिर क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति लेंगे और उसको उसके स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो मैं आगे सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। क्या जाएगा, x, ये वाला आ गया y इज इक्वल टू, अब ये देखो -1/11, तो इसका कैसा आ जाएगा। इसके बाद में देखो ये मैंने पहली पंक्ति ली, उसको पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2। फिर बीच में माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस के 5 दे रखे हैं। फिर 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 35। इसके बाद में अब देखो पहली पंक्ति है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहली पंक्ति मतलब कि हमने प्रत्येक स्तंभ से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें एक स्तंभ दे रखा है दूसरी मैट्रिक्स में, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि पहली पंक्ति का काम पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, अब दूसरी पंक्ति लेंगे। अब दूसरी पंक्ति को इसके स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3, और 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +14 आ जाएंगे। फिर दो x y इज इक्वल टू -1/11। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब 2 में से -35 करेंगे तो कितना आएगा, -33 आ जाएगा। इसके बाद में अब देखो ये 14 है, 14 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो ये आ गया हमारा 11 और ये आ गया -33। अब क्या करेंगे, अब जो -1/11 यानी कि इसमें -11 का भाग देना है, यानी जो अंदर में अगर हम जब बाहर कोई संख्या दे रखी है उसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसका भाग दे दो। अगर हम अंदर की और -1/11 से सारे जो अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट है उनसे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर -11 का भाग दे दो, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी कर सकते हो। तो ये x y ये दे रखा है। अब -11 का भाग दोगे -33 के अंदर तो क्या आएगा, +3 आ जाएगा, और -11 का +11 में भाग देगा तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। अब देखो
दो मैट्रिक्सों का ऑर्डर समान है और दो मैट्रिक्सों के बीच में इक्वल का साइन है, तो क्या हो जाएगा, इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो मैट्रिक्स के जो वो संगत एलिमेंट है वो आपस में बराबर होंगे, यानी कि 11 पद के बराबर होगा और ये जो 21 पद है वो 21 पद के बराबर होगा। तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3 और y इज इक्वल टू हमारा जाएगा -1। तो इस प्रकार के अगर मैं ये दो समीकरण, मतलब कि हमें सिर्फ और सिर्फ दो ही समीकरण दे रखे हो और x और y दोनों के गुणक दे रखे हो, तो हम जो x और y का मान इस प्रकार से निकालते हैं, ये क्या हो गया, हमारा समीकरण का निकाय है, उसका हल ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो 3 समीकरण दे रखे हो और 3 ही गुणक दे रखे हो, उसके हम किस प्रकार से जो समीकरण का हल ज्ञात करते हैं वो देख लेते हैं। वो है हमारा उदाहरण नंबर 28। उदाहरण नंबर 28 में आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो अब हम आ गए उदाहरण नंबर 22 के अंदर। अब उदाहरण नंबर 22 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आगे विधि से हल कीजिए। वो का वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें चेंजेस क्या है, ये देखो इसमें 3 तो समीकरण दे रखे और 3 ही क्या दे रखे हैं हमें, x y यानी z दे रखे, 3 में गुणक दे रखे। तो इसके द्वारा हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको सबसे पहले ए मैट्रिक्स फाइंड करना आना चाहिए, उसके बाद में बी मैट्रिक्स फाइंड करना आना चाहिए और एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना आना चाहिए। वो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब जैसे इसका सूत्र क्या होता है, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए एक्स बराबर बी के रूप में लिख सकते हैं इसको। ये एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है इसके कारण, और फिर उसके बाद में एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ए इनवर्स बी आ जाएगा। ये वाला तो हमारा सूत्र है, जो कि मैं हर एक पर्सन जो ऐसा समीकरण निकाय वाला आ जाए हर एक पर्सन के अंदर अप्लाई करना है। अब अगर दिक्कत आती है वो किस में आती है, ए इनवर्स ज्ञात करने में, फिर ए बी और एक्स को फाइंड करने में, वो भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये वाले एकदम इजी है। आपको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये देखो ए मैट्रिक्स किस प्रकार से ज्ञात करोगे आप। अब ए मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो ये एक्स वाई और जेड, ये तीनों के पद आपको लिख लेने हैं सेम टू सेम। मतलब कि जो ये तीनों के गुणक करना है, मतलब कि जैसे जेड का गुणक 3 है, वाई का गुणक 2 है और एक्स का गुणक 3 है, तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है सभी की सभी संख्या जिस पंक्ति में दे रखी है उसी प्रकार से। यानी कि इसमें 3 माइनस के 2 इस प्रकार से दे रखी है, तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के 2 आ जाएगा, यहाँ पे जेड का कितना है 3। यानी कि जो संख्या आपको दे रखी है ना गुणा में, वो की वो सेम की सेम लिखते जाओ। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, कि इसमें y है, y को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे 1y आ जाएगा। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा, गुणक 1, और जेड का कितना है, माइनस के 1 है, फिर x का कितना हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 3 और 2। यानी आपको ए मैट्रिक्स फाइंड कैसे करते हैं वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बी मैट्रिक्स इस प्रकार से करते हैं, जो हमें साइड में दे रखे कौन से कांस्टेंट पद जो दे रखे उसे हम बोलते हैं बी मैट्रिक्स। तो ये बी मैट्रिक्स हमारी आ जाएगी 8, 1 और 4। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना, जिस क्रम में दे रखे उसी क्रम में इसको ए मैट्रिक्स को लिखना है, और जिस क्रम में प्रश्न में ऐसे दे रखा हो ना, या ऊपर नीचे समीकरण, तो उसको भी ऊपर नीचे करके लिखना है। ओके। और बी में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, जिसका समीकरण दे रखा है सेम का सेम हमें लिख देना है। पहले जो उत्तर आंसर लगा के तीनों के तीनों समीकरण सेम के सेम उतार देने हैं। उसके बाद में जो उनके गुणक है उनको मैट्रिक्स के रूप में लिख देना है, 2 × 2 के 2 × 2, या फिर 3 × 3 के तो 3 × 3 की। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अब ये जो 8, 1 और 4 यानी कि जो कांस्टेंट पद है उनको ये स्तंभ के रूप में दिए होंगे आपको। अगर ये इधर दे रखे हो ना आपको इस प्रकार से, कोई क्वेश्चन में हमें घुमा कर दे जैसे कि 3x + y माइनस के z -1 दे दे इक्वल टू 0 दे दे, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है कि तीनों को या तो आपको इस तरफ लेना है या फिर आपको इस तरफ लेना है। कोई सी भी आप एक तरफ ले सकते हो। तो आपको ज़्यादा जो सही रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि आप इसका पक्षांतरण कर दो, यानी कि इधर ये माइनस का 1 है तो इसको इधर पक्षांतरण कर दो, उसके बाद में समीकरण लिख दो, यानी कि तीनों सेम कंडीशन में होने चाहिए। ओके। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना तो कम रहती है, लेकिन गलती से आ ही जाए, कोई एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे दे घुमा के, तो आपको ध्यान रखना है। अब ये जो बी मैट्रिक्स हमने कर लिए, अब कौन सी मैट्रिक्स लगी, एक्स मैट्रिक्स। अब एक्स मैट्रिक्स कौन सी होती है, या आपको जितने भी आपको ये पद दे रखे हो ना ABCD वाले, जितने भी आपको जो पद यानी एक्स दे रखा हो, वाई दे रखा हो, जेड, ये 3 ही आएंगे या फिर ये एक्स और 2 वाई आएंगे। अगर तीनों दे रखे हो तो इस प्रकार से आप स्तंभ के रूप में लिख देंगे एक्स वाई और जेड, या फिर 2 आएंगे। ये कन्फर्म है कि 2 आएंगे, 3 आएंगे, इसके अलावा कोई यानी ABC ऐसा तो कोई देगा नहीं, आपको सिर्फ एक्स वाई जेड देगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। अब 3 × 3 ऑर्डर की कोटि का हम ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं। अब ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको उपसारणी ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद में सेकंड ज्ञात करना पड़ेगा। अगर ये वाले आपको नहीं आते तो मेरे पिछले वाले 2 वीडियो है, मैंने दोनों में आपको उपसारणी और सेकंड के बारे में बताया, तो मैं इसमें डायरेक्ट सेकंड निकालूंगा। ओके, तो डायरेक्ट लिख लीजिए आप सेकंड नहीं, सेकंड को हम किससे शो करते हैं, AIJ से शो करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, -1 और ये MIJ। M किसे बोलते हैं, उपसारणी को बोलते हैं। ओके,
अब इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 11 कितना आ जाएगा। और मैंने जो वो सेकंड थे यानी कि जो इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के जो भी सेकंड थे वो मैंने ज्ञात कर लिए इस सूत्र के द्वारा। आपको पहले उपसारणी ज्ञात करना है। उपसारणी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, यानी कि हम ये जो हमें 3 का उपसारणी ज्ञात करना है, तो इस जो ये 3 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ देना है। बाकी क्या बच गया, ये 1 माइनस के 1 3 और 2, इसको सारणी के रूप में लिखे इसका मान निकालेंगे, वो आ जाएगा हमारा उपसारणिक यानी MIJ आ जाएगा। और MIJ की सहायता से हमें AIJ ज्ञात करना है, तो ये आपको डायरेक्ट में बता रहा हूँ। बाकी आपको अगर इसको विस्तार यानी इसका जो विस्तार रूप में आप किस प्रकार से ज्ञात करते हैं तो वो आपको देखना है, तो मैंने पिछली वाली 2 वीडियो है उसके अंदर बता दिए, तो आप देख लेना। बाकी अब सेकंड निकालिए, तो इससे हम क्या करेंगे, अब ये जो सेकंड है उसको हम मैट्रिक्स के रूप में लिख देंगे। मैट्रिक्स के रूप में लिखने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, एडजेंट ए आ जाएगा। और एडजेंट ए आने के बाद क्या आ जाएगा, हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। और ए इनवर्स ज्ञात करके हम इस समीकरण में मान रख के सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें एडजेंट ए ज्ञात करना है। तो एडजेंट ए किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, अब एडजेंट ए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इसे मैट्रिक्स के रूप में लिखना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको बता देता हूँ। यानी कि माइनस के 1 माइनस के 8 माइनस के 10 माइनस के 5 माइनस के 6 1 माइनस के 1 9 और 7, इसको किस में लिखना है, यानी कि मैट्रिक्स के रूप में लिख देना है और लिख के उसमें ट्रांसपोज लगा देना है। तो क्या आ जाएगा, हमारा एडजेंट ए का मान आ जाएगा। अब ये देखो ये कितना है, माइनस के 1 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 8, नीचे आएगा क्योंकि इसमें ट्रांसफर कर रहा हूँ तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के अंदर बदल जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 8, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 10, इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 5 और माइनस के 6, माइनस के 5 थोड़ी दूर लिख देता हूँ मैं, माइनस के 5 और माइनस के 6 और नीचे आ जाएगा कितना, ये 1। अब इसके बाद में जो तीसरी जो पंक्ति है उसको तीसरे स्तंभ में लिख देंगे। तो ये माइनस के 1 9 और 7 है, तो माइनस के 1 9 और 7 ये हमारा क्या आ गया, एडजेंट ए वाली जो मैट्रिक्स है वो आ गई। अब एडजेंट ए की सहायता से हम ए इनवर्स कैसे याद कर सकते हैं, ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है हमारा कि ए इनवर्स इज इक्वल टू हमारा होता है, ये थोड़ा सही लिख देता हूँ मैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू हमारा सूत्र होता है कि एडजेंट ए अपॉन में ए का मापांक, यानी 1 अपॉन में ए का मापांक इंटू एडजेंट ए, ये हमारा होता है ए इनवर्स का सूत्र होता है। यानी कि हमें एडजेंट ए वाली मैट्रिक्स तो हमने ज्ञात कर लिया, हमें क्या ज्ञात करना है, ए का मापांक ज्ञात करना है। तो ए का मापांक हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इसे हम डायरेक्ट ज्ञात करें तो ये हम 6 पैरामीटरों की सहायता से कर सकते हैं। मतलब कि या तो हम पहली पंक्ति के सेकंडों का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं, फिर दूसरी पंक्ति के, इसी प्रकार तीसरी, और ये तीनों स्तंभों के द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन तीनों स्तंभों या तीनों पंक्तियों की किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सेकंडों का प्रयोग करके क्या ज्ञात कर सकते हैं, ए का मापांक ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कौन सी पंक्ति ले रहा हूँ, ये कहाँ पे की ये मैट्रिक्स, यहाँ पे मैं पहली पंक्ति ले रहा हूँ। ओके, तो पहली पंक्ति की आपको क्या लिखना है, सबसे पहले 11 पद लिखना है। तो मैं सूत्र लिख देता हूँ यहाँ पे, ए का मापांक इज इक्वल टू हमारा पहली पंक्ति के द्वारा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 पद। सबसे पहला पद 11 है, यानी जो पहली पंक्ति है उसके अंदर पहला पद तो 11 ही है ना, तो ये 11 पद को यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद में जो 11 पद है उसका सेकंड कितना हो जाएगा, ये कैपिटल 11 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे बीच के अंदर। फिर जो पहली पंक्ति है उसका दूसरा एलिमेंट कितना है, माइनस के 2, यानी कि सॉरी A12 है ये, तो इसका सूत्र हो जाएगा A12 और A12। फिर तीसरा एलिमेंट हो गया A13। इस प्रकार से ये वाला सूत्र होता है हमारा ए का मापांक निकालने का। अगर मैं यही हमें दूसरी पंक्ति के द्वारा याद करते हैं तो किस प्रकार लिखते हैं, यहाँ पे आता है 21 21 A22 A22 A23 A23। अगर इसे हम पहली पंक्ति के द्वारा ज्ञात करते हैं तो कैसे लिखते हैं, A11 A11 A21 A21 A31 A31, इस प्रकार से लिख देते हैं। तो आगे ना आपको समझ में ए का मापांक किस प्रकार याद करते हैं। अब जो A11 एलिमेंट है उसको यहाँ पे लिख देंगे, कौन सा है, ये 3 है, ये 3 है। और 3 का उपसारणी कितना है, ये देखो ये रहा उपसारणी कितना है, माइनस के 1 है, तो यहाँ पे माइनस का 1 लिख दूंगा। इसके बाद में बीच में आएगा प्लस का साइन, और फिर A12 पद देखो, A12 पद कौन सा है, माइनस के 2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 2। फिर A12 पद ये कैपिटल यानी कि जो माइनस के 2 है उसका सेकंड कितना है, ये देखो माइनस के 8 हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस के 8 प्लस। अब A13 पद देखो ये रहा 3। अब 3 का उपसारणी सॉरी सेकंड क्या है, 3 का सेकंड है माइनस के 10, तो यहाँ पे जाएगा 3 इंटू माइनस के 10 आ जाएगा। अब इसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं तो एक का मापांक इज इक्वल टू 3 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3 आ जाएगा प्लस। अब ये देखो माइनस 2 को माइनस के 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 16 आ जाएगा, मतलब कि माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, तो आ जाएगा प्लस 16 माइनस। अब देखो
3 और माइनस के 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 30 आएगा, तो ये मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस के 30। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, तो एक कमापांक अब कितना हो जाएगा, अब 30 में से यानी सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो 16 में से 3 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। अब 13 यानी कि अब 13 में से माइनस का 30 करेंगे तो माइनस के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 17 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ गया माइनस के 17, एक कमापांक गया माइनस के 17। अब माइनस के 17 का आप किस में देना है, भाग देना है इसके अंदर, 8 के अंदर, तो ए इनवर्स हमारा क्या जाएगा, एक अपॉन में माइनस के 17, तो माइनस ऊपर लिख रहा हूँ मैं, और ये वाली मैट्रिक्स ए वाली आ गई माइनस के 1, माइनस के 5, माइनस 1, माइनस के 8, माइनस के 6, 9, माइनस के 10, 1 और 7, ये वाली हमारी आ गई ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स आ गई। अब ए इनवर्स हमने इस प्रकार से ज्ञात के लिए अब क्या करेंगे, जो ए इनवर्स है उसको इसके अंदर मान पुट करेंगे और फिर बी मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे बी वाली, और इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स है इसको अक्स और वाई के बराबर करेंगे, वो किसका मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे, अक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो निकाले थे, तो सबसे पहले जो ए इनवर्स हमने मैट्रिक्स निकाली है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी जो सारी कैलकुलेशन है उसको रफ कर देता हूँ या फिर मिटा देता हूँ। अब जो मैंने ए इनवर्स का मान था वो यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन करके निकाला था ना, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या ज्ञात करेंगे, अब जो ए इनवर्स और बी और अक्स का मान किस में रखेंगे, ये वाले जो समीकरण है उसके अंदर रख देंगे। तो अक्स का मान रखता हूँ यहाँ पे। अब ये अक्स मैट्रिक्स कौन सी है, ये रही अक्स वाई और जेड, ये होगी हमारी अक्स वाई और जेड, ये होगी हमारी कौन सी अक्स मैट्रिक्स। अब इसका इक्वल का चिन्ह लगाएंगे और इसके बाद में कौन सी मैट्रिक्स लिखनी है हमें, ए इनवर्स जो हमने निकाला है उसको लिख देंगे यहाँ पे। अब ए इनवर्स कौन सा है, ये देखो, ये हो गया माइनस के 1/17 और माइनस के 1, यहाँ पे आ जाएगा कितना, माइनस के 5, माइनस के 1, और ये देखो माइनस के 8, माइनस के 6 और 9, तो माइनस के 8, माइनस के 6 और 9, और इसके बाद में क्या आ जाएगा, माइनस के 10, 1 और 7, तो माइनस के 10, 1 और 7, ये वाली हमने लिख दी ए इनवर्स मैट्रिक्स। अब इसके बाद में कौन सी मैट्रिक्स लिखेंगे, ये वाली बी मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स देखो ये कौन सी है, कांस्टेंट वाली होती है, तो 8, 1, 4, तो ये होगी 8, 1 और 4। ओके, अब इसके बाद में देखो हमने क्या किया, अभी तक कुछ भी नहीं किया, बस सूत्र के अंदर मान निकाला है। सबसे पहले जो ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसके अंदर हमें ए इनवर्स फाइंड करना होता है, और ए इनवर्स फाइंड करके क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करके बस इसमें सूत्र में मान रखना है ए इनवर्स का। बी में मैट्रिक्स हमें पहले से हम फाइंड कर लेते हैं, यानी हमें सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हमें यह आना चाहिए कि हम ए मैट्रिक्स कौन सी है इसके अंदर, और बी मैट्रिक्स कौन सी है, और अक्स मैट्रिक्स कौन सी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाली समीकरण को लिखेंगे। इस वाली समीकरण को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। फिर ए इनवर्स ज्ञात कर लिया हमने, ये ए इनवर्स ज्ञात कर लिया है। अब इसके बाद में बी मैट्रिक्स और अक्स मैट्रिक्स इन दोनों को लिख लेंगे। तो मैंने अभी तक यही किया है, बाकी अलावा कुछ भी नहीं किया है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्सों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ अक्स वाई और जेड, ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा। इसके बाद में इक्वल में आएगा माइनस के 1/17। ये देखो ये 3x3 ऑर्डर की, ये देखो 3x3 कोटि की क्या है, मैट्रिक्स है। और ये वाले कितनी कोटि की है, 3x1 कोटि की मैट्रिक्स है। तो ये जाएगी 3x1 कोटि की मैट्रिक्स। अब ये दो मैट्रिक्सों का गुणा संभव कब होता है, यानी कि जब पहली जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर स्तंभों की संख्या और जो दूसरी मैट्रिक्स होती है उसके अंदर पंक्तियों की संख्या अगर समान हो, तब क्या होता है हमारा मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई संभव होता है। इसमें देखो ये वाली देखो, ये स्तंभों की संख्या और ये पंक्तियों की संख्या दोनों सेम है, तो ये इन दोनों को तो छोड़ देंगे। और बाकी क्या बच गया, 3 और 1, यानी जो बनने वाली मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की बनेगी, 3x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे, अब ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करने के लिए पहली पंक्ति लेंगे पहली मैट्रिक्स की, उसके बाद में उसे दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस के 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 8 आ जाएगा। फिर माइनस के 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 5। फिर माइनस के 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4 आ जाएगा। इसके बाद में देखो माइनस के 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 64। फिर माइनस के 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 6 आ जाएगा। फिर 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। इसके बाद में अब माइनस के 10 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस के 80। और फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके बाद में ये थोड़ा अलग है, इसमें मतलब कि थोड़ा गैप देता हूँ मैं आपको, यह आ जाएगा माइनस के 64, ये अलग है, सॉरी अलग नहीं है, सेम ही है, माइनस के 64, ये थोड़ा
थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, बाकी ठीक है। 3 × 1 ओके। अब इसके बाद में देखो, अब माइनस का, अब 1 को 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 28 आ जाएगा, ये प्लस के 1 आ जाएगा। अब यानी हमने क्या किया है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद में ये हमने छोड़ दिया, मतलब पहली पंक्ति का काम हो गया, यानी कि इसमें प्रत्येक स्तंभ से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही स्तंभ है, तो यानी कि पहली पंक्ति को अगर हमने इस स्तंभ से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने जो पहली पंक्ति का था वो काम पूरा हो गया। उसके बाद में दूसरी पंक्ति लेंगे, उसको स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमने कर दिया। इसके बाद में तीसरी पंक्ति लेंगे, उसको स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरी तीसरी पंक्ति आ गई। अब हमने जो तीनों पंक्तियाँ निकाली, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जाएगा x, यहाँ पे जाएगा y, यहाँ पे आएगा z, इज इक्वल टू हमारा जाएगा -1/17। अब देखो -8 और -5 कितने हो गए, -13, और -13 और -4 कितने हो गए, -17 हो गए। इसके बाद में देखो -64 और -6 कितने हो गए, 70 हो गए। और 70 में अगर हम 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 70 में 36 मतलब कि जोड़ेंगे -70 हो, यहाँ पे +36 है, यानी कि हम 36 में से -70 करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, ये 4 आ जाएगा, यानी कि हमारा आएगा 34। वो भी कितने आएंगे, -34 आ जाएंगे। अब इसके बाद में देखो -80 और ये आ जाएगा 28। अब ये देखो, अब ये 1 और 28 कितने हो गए, 29 हो गए। अब 29 में से हम किसको घटाएंगे, -80 करेंगे तो क्या आएगा, -51 आ जाएगा, जाएगा -51। अब इसके बाद में देखो, अब क्या करना है, -1/17 इसको जो मैट्रिक्स के अंदर जो भी पद दे रखे हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो भी एलिमेंट दे रखे हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जाएगा x, y और z, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -1/17 को -17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा +2, यहाँ पे आ जाएगा +3। और फिर क्या करेंगे, अब दो मैट्रिक्स बराबर हो तो उनके संगत एलिमेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x का मान कितना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, y बराबर 2 आ जाएगा, और z बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो 3 समीकरण दे रखे हो और 3 जो गुणक दे रखे हो तो हम किस प्रकार से करते हैं। जो ये हमने सबसे पहले क्या किया है, मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले हमको इस समीकरण लिखना है और उससे पहले आपको ये a, b और x फाइंड करना आना चाहिए। फिर a इनवर्स क्या करेंगे, सूत्र में मान रखेंगे और दोनों मैट्रिक्सों को मल्टीप्लाई करके x और y का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण का हल आ जाएगा। तो आपके जो 4.6 प्रश्नावली है उसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे दोनों टाइप, तो आपको ये सॉल्व करने हैं। और बाकी जो आपको जो 4 चौथी प्रश्नावली की जो विविध प्रश्नावली है उसके अंदर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। अब जो अगले वीडियो में उसके अंदर मैं आपको जो अवकलज प्रश्नावली हमारी 5th प्रश्नावली है 12th मैथ की, तो उसको हम चालू करवाएंगे, उसके सूत्र आपको लिखवा देंगे जिससे आपको क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो मैं पहला जो वीडियो दूंगा उसके अंदर आपको सारे सूत्र बता दूंगा, जितने भी हमको अवकलन में काम आएंगे वो सारे सूत्र बता दूंगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो कर दीजिए लाइक एंड चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब।